सिटीजन चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं चंदू सुहेतिया और मेरे साथ में है एडवोकेट शोएब खान। पेशे से वकील है और छात्र जीवन से ही राजनीति में जुड़े हुए हैं। परिवार की बात की जाए तो 1978 में जब पूरे देश में आपातकाल के बाद में पहली बार चुनाव हुए थे तो इनके काका एडवोकेट मुनीर खान जनता पार्टी से उम्मीदवार थे। उस समय भी कांग्रेस की लहर ऐसी थी, अमरावती की बात, पूरे देश में जहां कांग्रेस विरोध चल रहा था, लेकिन उसके बावजूद अमरावती में कांग्रेस की सीट चुनकर आई थी। सुरेंद्र भुयार उस समय चुन के आए थे, एडवोकेट मुनीर खान जनता पार्टी से खड़े थे और जो दूसरे नंबर पे रहे थे, बराबर दूसरे नंबर। इस परिवार के शोएब खान उसके बाद में लगातार छात्र राजनीति में कांग्रेस के साथ में जुड़े रहे, कांग्रेस की समकक्ष पार्टियों के साथ में जुड़े रहे और अभी पेशे से एडवोकेट और फिलहाल राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में अपना कार्य देखते। कोरोना काल में इन्होंने प्लाज्मा देकर लोगों को प्रेरणा दी और कई लोगों को प्लाज्मा के लिए प्रेरित किया और कई बार रक्तदान कर चुके हैं। अभी हमारे यहाँ पे कांग्रेस के तरफ से यहाँ हमारे से चर्चा करने आए हैं। जानते हैं इनसे कि क्या इनके दिल में है और क्या चाहते हैं अमरावती में होने वाले खासदार से, और क्या नहीं हुआ और क्या होना चाहिए और क्या करेंगे, क्योंकि क्या नहीं हुआ वही होना चाहिए और जो नहीं हुआ वो होना चाहिए। ऐसा क्या लगता है कि बलवंत वानखेड़े खड़े हैं जिनके लिए हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। ऐसा क्या है बलवंत वानखेड़े में जो अभी चुन कर आएंगे? देखिए, आज का जो हालात चल रहे देश के, हमको सिर्फ अमरावती तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, हमको देश की राजनीति पर भी ध्यान देना चाहिए। आज पूरे देश के अंदर नफरतों वाली राजनीति चल रही है और जो विकास होना चाहिए या जो देश के अंदर एक देश को आगे बढ़ाने वाला जो काम होना चाहिए वो पूरी तरह से बंद है। एक ऐसा मसाला परोसा जा रहा है लोगों को जिससे नफरतें ज़्यादा बढ़ रही है। और राहुल गांधी का वो जो मिशन था मोहब्बत की दुकान, और उन्होंने जो पूरे देश में पैदल चल के लोगों को जो संदेश दिया, मैं उससे काफ़ी प्रभावित हूँ। और मुझे ऐसा लगता है कि आज वो समय आ गया है कि जब देश को तरक्की की तरफ हमने ले जाना चाहिए, और वो तरक्की नामुमकिन है इसके बगैर कि जब तक सारे समाज एक जगह ना आए। सारे समाज को लेकर ही आप देश को आगे बढ़ा सकते हैं। देश तो आगे बढ़ रहा, पूरा देश मोदी 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 कर रहा, पूरे विदेशों में मोदी की बात चल रही है। फिर देश कहाँ पिछड़ा, किस चीज में पिछड़ा हुआ लगता है आपको देश में अभी? ये तो देखिए ऐसा है, ये हम सिर्फ मीडिया में देख रहे हैं हम लोग और अखबारों में पढ़ रहे हैं हम। हकीकत में अगर आप जाएंगे तो अभी देश हमारा बहुत पिछड़ा हुआ है। ये सिर्फ हमको है ना कुछ चीज़ें बता दी जा रही और एक धर्म का चश्मा पहनाकर उसको पढ़ाया जा रहा है लोगों का। ये मैं तो यहाँ तक इंटरव्यू सुना कि हम 1000 रुपये लीटर पेट्रोल खरीदेंगे लेकिन हम देंगे वोट मोदी को। तो प्रेम बता रहा, देश प्रेम बता रहा हूँ। ये इससे देश तरक्की कहाँ कर रहा है? जो बेसिक जो महंगाई थी, महंगाई आज आप देखिए, महंगाई सर चढ़ के बोल रही है। सिलेंडर के भाव देखिए, आप गैस के भाव देखिए, उसके बाद में आप पेट्रोल के भाव देखिए, यहाँ तक कि अब जो किचन के अंदर जो हम देखते हैं सब्जियों के रेट, किराना के रेट आसमान छू रहे। एक गरीब या एक मध्य परिवार के लिए इस महंगाई के दौर में जीना नामुमकिन जैसा हो गया है। 80 करोड़ लोगों को तो पूरा खाना और पूरा सरकार से राशन मिल रहा है। बिल्कुल झूठ बात है ये सिर्फ ऑन पेपर है। ये हकीकत में आप जब जाएंगे तो आप देखेंगे कि 80% लोग आज भी देश के अंदर भूखे सोते हैं, एक वक्त भूखा सोते हैं। ये सर्वे है, आप इंटरनेट पे जाके आप देखेंगे तो आप ऐसा कहीं कि 80% जनता भूखी रहती है, ऐसा कहीं सर्वे देखने में नहीं आया। कहीं तो भी आंकड़ों में चूक रहे हैं आप। 80% जनता है, अपने घर के 10 लोगों में से 8 लोग भूखे रह रहे हैं। नहीं, उसका कैसा है, देखिए देश के अंदर हमारे यहाँ जो गरीब आबादी है वो अक्सरियत में है, मेजॉरिटी में है। अच्छे जो लोग हैं 15-20% लोग हैं जिनके पास में हर चीज है। बाकी तो हमारे यहाँ मजदूर तबका ज्यादा है, वो लोग तो एक वक्त खाते एक वक्त भूखे सोते हैं। आज इस महंगाई के दौर में आप सोचिए ना कितनी महंगाई बढ़ गई है। नहीं, मजदूरों की पगार भी तो बढ़ी है ना, मजदूरों का लेबर भी बढ़ा है। पहले 100 रुपये रोज लगता था, अभी 500 रुपये रोज में लेबर नहीं मिलता है, 500 रुपये रोज लेबर कर रहे हैं। तो वो महंगाई के साथ में सबकी सैलरी बढ़ते चल जाए। अब इन सब चीजों में अब अमरावती में हम यदि आते हैं
कि अमरावती में बलवंत वानखड़े, क्योंकि एक बलवंत वानखड़े तो अकेला पूरा देश जाकर नहीं सुधारेगा ना। बराबर। हमको तो अमरावती की बात करनी है। अमरावती के लिए क्या उपयोगी है बलवंत वानखड़े? जो नवनीत राणा नहीं कर सकी बलवंत वानखड़े करेंगे, जो बीजेपी नहीं कर सकी वो कांग्रेस करेगी। देखिए, देश पर 70 साल कांग्रेस की हुकूमत रही, जी। लेकिन इन 70 सालों के अंदर कभी हमने ये नहीं देखा है कि लोग आपस में एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। लोग यहाँ पर रह रहे थे और जो भी था अच्छे से जी रहे थे यहाँ पर। लेकिन ये 10 साल के अंदर, ये 10 साल का दौर आप देखिए, रोज़ाना हम सोशल मीडिया बोलिए या अखबारों के अंदर हम रोज़ाना ये देख रहे हैं कि किसी को मार दिया जा रहा है, किसी की जान ले ली जा रही। तो ये जो नफरतों वाली जो राजनीति हावी हो गई है ना, इसके लिए इनको आज रोकना बहुत ज़रूरी है। ये इस देश के अस्तित्व का मामला है। देखिए, एक एक बूंद से तालाब भरता है। अगर हम एक एक सीट पे अगर हम सोचेंगे तो ही हुकूमत बदलेंगी। इसलिए हमको बलवंत वानखड़े के लिए भी उतना ही सोचना पड़ेगा जितना देश के लिए सोचना पड़ेगा। तो बलवंत वानखड़े की आज ज़रूरत है। देखिए, 2019 में नवनीत जी राणा ये इंडिपेंडेंट करके इलेक्शन मैदान में आई, क्योंकि इनकी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी के साथ में थी, तो हम लोगों ने उनका काम किया। हमारा व्यक्तिगत तौर पे हमारी राणा परिवार से हमारी कोई बुराई नहीं है, क्योंकि अगर बुराई होती तो हम पिछले वक्त उनका काम नहीं करते। पिछले तो कांग्रेस के समर्थन से खड़ी थी, तो कांग्रेस का तो आपको काम करना ही करना था। नहीं, लेकिन हमारा वो परिवार से ये नहीं है। लेकिन आज अगर वो किसी भी पार्टी से आ जाएंगे और ये उम्मीद करेंगे कि हम लोगों ने उनका काम करना चाहिए, तो ऐसा हो नहीं सकता। हमारी लड़ाई जो है वो विचारों वाली लड़ाई है हमारी। हम इस पे कॉम्प्रोमाइज ही नहीं कर सकते बिल्कुल भी। और हम जितनी हमारी कोशिश होंगी, हम ये चाहेंगे कि यहाँ पर कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी को जो पार्टी हरा सकती वो उम्मीदवार जीते। यहाँ पर कौन है दूसरा उम्मीदवार ऐसे भारतीय हमारे सामने अभी हरा सकता है? हमारे सामने प्रहार का भी क्या लगता है आपको अभी कि साथ में कंपटीशन में प्रहार आ जाएगी? क्योंकि कई जगह इन्हें शुरुआत में लग रहा था कि नहीं है, लेकिन बाद में देखा कि अभी काफी उनका प्रचार प्रसार सब कंटिन्यू चालू है। तो कहीं कांग्रेस को नुकसान पहुंचाएंगे, भाजपा को नुकसान पहुंचाएंगे? ये एक बात आपने बहुत अच्छी कही। जहां तक मैं समझता हूं, जो प्रहार का उम्मीदवार है, अब जाहिर सी बात है कि प्रहार जो है आज महायुति के साथ में बैठी है जी। ऐसा भी नहीं है कि उन्होंने महायुति छोड़कर वो महायुति में है, अभी भी महायुति में है। तो जाहिर सी बात है, अगर ये उम्मीदवार जीतते हैं, प्रहार महायुति, बच्चों को महायुति में है, दिनेश बाबू अभी शिवसेना छोड़ी नहीं उन्होंने। वो आपके महाविकास आघाड़ी का ही उम्मीदवार है। क्या महाविकास आघाड़ी की ये बगावत कही जा सकती? वो तो समझ नहीं आता। उनकी जब टिकट कटी और उन्होंने जब प्रहार से संपर्क किया, उसी वक्त ये समझ में आ गया कि उन्होंने बगावत की। लेकिन मेरा जो बोलना है कि वो प्रहार पार्टी से लड़ रहे, और प्रहार पार्टी जो है ये महायुति के साथ में है, उन्होंने अभी वहां से हटे नहीं हो। तो जाहिर सी बात है, अगर कभी इनकी सीट आई तो ये किसके साथ जाएंगे? बात तो यही हो रही, ऐसा खाइए या इधर से खाइए, बात तो एक ही हो रही है। यानी दिनेश बुब भी आया तो आपका कहना है कि बीजेपी में ही जाएगा? बिल्कुल। तो फिर जो बात सरकार बदलने की, ये बदलने की, वो थोड़ा सा, लेकिन अभी बच्चों को तो रामटेक में कांग्रेस को समर्थन दिया है। वो उनका वो पर्सनल मामला है उनका। लेकिन अमरावती की हद तक जहाँ हम बात करेंगे तो हम तो ये सोचेंगे कि हम एक मर्तबा हम धोखा खा गए। हम लोगों ने जो पिछली दफा 2019 में जो गलती की, ये सोचकर कि ये भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में, एनडीए के खिलाफ में ये उम्मीदवार है और हमने उसको अपने वोट दिए, लेकिन चंद ही महीनों के अंदर वोट तो बाकी लोगों ने भी दिए ना, बाकी सभी लोगों ने दिए। 4,75,000 वोट मिले उनको, सभी तबके से, सभी तरफ से, सब जगह से वोट मिले। कहीं ऐसा नहीं कोई विशेष समुदाय का इतने से ये होता है करके, सभी तरफ से वोट मिले। मैं मानता हूँ आपकी बात को, लेकिन हमने जो वोट दिए, हमको तो हमारे वोट का अफसोस होगा ना जी। हमको हमारे वोट का अफसोस है कि जिस विचारधारा को हमने चुनकर दिया, उस विचारधारा को खारिज कर अपोजिट विचारधारा में जाकर, तो सभी का, आपका नहीं, सभी को इसका अफसोस हुआ कि हमने जिस कांग्रेस और राष्ट्रवादी से उनको चुन के दिया, जो उनके जिस विचारधारा के लिए काम करनी थी, अब और विचारधारा की राजनीति तो भी कहाँ रही। हम तो आ रहे वापस बलवंत वानखड़े। अब अमरावती शहर पे यदि आते हैं, क्योंकि देखो चुनाव देश के लिए हो रहा है,
लेकिन अमरावती का उसमें महत्व छोड़ा नहीं जा सकता। यदि हम कहेंगे देश में सदन में ही बैठ के काम करना, अमरावती के बारे में नहीं सोचे, तो ऐसा तो नहीं होगा ना। अमरावती के डेवलपमेंट के बारे में भी सोचना पड़ेगा। नागपुर का डेवलपमेंट लगातार बढ़ते जा रहा, अमरावती का बैकलॉग बढ़ते जा रहा है। इस बैकलॉग को दूर करने के लिए बलवंत वानखड़े और कांग्रेस के पास में क्या प्लान है कि अमरावती को एक अच्छी दिशा देंगे? अब इसके लिए ऐसा है, अब आपको ना ये 10 साल का इतिहास देखना पड़ेगा। तो जान दो ना, अभी अपन अब क्या हुआ देखो, इतिहास अब सबको पता नहीं है। बता रहा हूँ एयरपोर्ट नहीं आया, हाँ। टेक्सटाइल पार्क नहीं आया, अपना स्काई वॉक नहीं हुआ, डेवलपमेंट नहीं हुआ, रेलवे नहीं आई, ये सब हुआ। अब या तो है, अब देखो रेलवे चल रही है, एयरपोर्ट का भी काम हो रहा है सबका, ये तो एक लंबी प्रोसेस से चलने वाली। हम अभी जनता के सामने इतिहास इसलिए जरूरी है आपको बताना कि पिछले जो 10 सालों में जो होना चाहिए था नहीं हुआ, नहीं वो हुआ। बलवंत वानखड़े। तो क्या ऐसा क्या जैसे देखिए, अब ये पिछले 10 सालों के अंदर सिर्फ हम लोगों ने अखबारों के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यमों से ये सुना है कि फलानी चीज़ अमरावती में आने वाली है। जी। अब अगर हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल इसमें जाए, अगर हम हकीकत पे, फैक्ट्स पे अगर हम जाए और हमारे यहाँ का MIDC अगर हम एक बार घूम ले, तो हम देखेंगे कि हम बहुत पिछड़े हुए हैं। नागपुर, पुणे वगैरह जो है, इन सिटियों से हम इतने पीछे हाँ, हैं। विदर्भ का कंपैरिजन करें तो नागपुर के बाद में अमरावती बड़ा शहर है विदर्भ का। कोई मतलब नहीं, कोई ऐसी इंडस्ट्रियाँ नहीं है जहाँ पर हमारे बच्चों को उसका रोजगार का अवसर मिले। और कुछ चंद इंडस्ट्रियाँ हैं तो बाहर से आकर यहाँ पर व्यापार कर पैसा रही लेके है। जा रहे हैं और हमारा पैसा लेके वो चले जा रहे हैं। और सबसे बुरी बात ये है कि हमको यहाँ पर मजदूर भी यहाँ पर बाहर के आकर यहाँ पर कमाई कर रहे हैं जी। और हम हो रहा है क्या है कि आज जो सिस्टम चल रहा है कि मजदूरों की भी आजकल यूनियन बन गई है, उनकी भी ठेके पद्धति पर मजदूरी हो रही है। तो और ये सारे जो लोग हैं ये बाहर के मजदूर हैं, यूपी से, बिहार से जो लोग आते हैं, वो लोग आजकल पूरा आके यहाँ का पूरा काम ले रहे हैं। और हमारे यहाँ का जो मजदूर है वो अम्बा गेट पे खड़े रह के इंतजार करता है। तो नुकसान किसका हो रहा है इसमें? शहर के लोगों का नुकसान हो रहा है। दूसरी बात यह है कि आप 10 साल के पहले जाइए तो इस शहर का आप विकास देखिए। इस शहर के अंदर अपने रेलवे स्टेशन नहीं था, कांग्रेस के राज में आया था, उसका डेवलप हुआ वो नहीं उसको, लेकिन जिस अंदाज में उसको बनाया गया, आज हमको उसका उपयोग कर रहे हैं हम लोग। आज हमारे बच्चे उसका आगे उपयोग करेंगे। दूसरी बात यह है कि आप देखिए कि अमरावती के अंदर कोर्ट बिल्डिंग नहीं थी हमारे पास में जी। ब्रिटिश के वक्त की कोर्ट बिल्डिंग थी जिसमें ढंग के रूम नहीं थे, कुछ नहीं था, बैठने के लिए जगह नहीं थी। आज आप आके देखिए कोर्ट के अंदर 6 माला बिल्डिंग है और हर तरह की सुविधा है वहाँ पर। तो ये चीज़ भी जो आई, ये भी कांग्रेस के राज में आई। अब आप 10 साल में बताइए मुझे कि कोई ऐसा एक कार्य कि जो भारतीय जनता पार्टी ने अमरावती के अंदर लाया हो जिसकी हम तारीफ करें। अब रहा सवाल एयरपोर्ट का, तो जैसा आज एयरपोर्ट को एक मुद्दा बनाया जा रहा है कि एयरपोर्ट, हर व्यक्ति एयरपोर्ट पे यानी नहीं हुआ वो बोलते हुआ नहीं हुआ। एयरपोर्ट बहुत अहम मुद्दा है क्या? मेरी सोच ऐसी है कि एयरपोर्ट से ज्यादा और बहुत बड़े बड़े मुद्दे हैं जिस पर हमको काम करना चाहिए। वैसे भी हमारे शहर से एयरपोर्ट कितनी दूरी पर है? 150 किलोमीटर। कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर वो थोड़ा देर से भी हो जाए, देर सवेर हो जाए, उसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो बेसिक चीजें जो है, जो हमारे यहाँ होना चाहिए, जिससे हम रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं। मुख्य समस्या सारी अमरावती की जो है, जो रोजगार का बैकलॉग है, उसके लिए यहाँ के उद्योग धंधे, यहाँ पे कोई ऐसा व्यवसाय, ऐसा बिजनेस, जैसे टूरिज्म का भी हमने यशोमती से बात की, तो धार्मिक रिलीजन टूरिज्म भी है, तो एक बहुत बड़ा स्कोप यहाँ पे मिल सकता है। यानी जरूरी नहीं कि रोजगार यानी नौकरी नहीं, उसके अलावा एक चीज़ और है कि हमारे यहाँ पर कारीगिरी जो है, इसमें हमारा शहर बहुत ज़्यादा माहिर है। चाहे वो कंस्ट्रक्शन के एतबार से हो, इंजीनियरिंग के एतबार से हो, या मैकेनिकल लाइन हो, ऐसे लोग हैं शहर के अंदर। लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये जो माल है हमारे पास में, ये जो हमारा मतलब खजाना है, ये पलायन कर रहा है। स्किल ये बाहर जा रहा है। ये इसके लिए जिम्मेदार कौन रहेगा? जो सत्ता में है, क्योंकि वो सत्ता वाले लोग इनका शहर के अंदर का इंतजाम ही नहीं कर रहे। तो ये पलायन करके बाहर जाके कमाई कर रहे हैं। तो हमारा जो हुनर है, हमारा जो, जिनको हम जेवल्स बोलना चाहिए, वो लोग कभी हम इस्तेमाल नहीं कर पा रहे।
और सारे माइग्रेट हो रहे हैं यहाँ से। वो यहाँ से माइग्रेट हो रहे हैं। तो मेरी ये इच्छा है कि ऐसा कोई खासदार हो, ऐसा कोई जनप्रतिनिधि हो जो इन बातों पर भी ध्यान दे। और एक सबसे बड़ी समस्या जो है, आज हमारा शहर जो है, इसका जो मार्केट एरिया है वो विद इन 10 किलोमीटर्स के दायरे में है। लेकिन आप मेरी बड़ी अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम 4 व्हीलर लेकर हम मार्केटिंग भी नहीं कर सकते हैं। अब ये तो पुराना शहर है, देखो शोएब भाई, ये पुराना शहर है। पुराने शहर में बिल्डिंग पुराने हिसाब से बसी हुई। हम यदि जहाँ बैठे हैं, हम शहर का मुख्य भाग है जयस्तंभ भाग, यहाँ की बात करें, यहाँ पे मार्केटिंग आगे करना, मार्केटिंग के लिए बड़े बड़े मार्केट बना के रखे, विजिलेंस सिटी बना के रखे, यहाँ के व्यापारी ने बनाए, सरकार का कोई सहयोग नहीं उसमें, व्यापारी ने मिलकर बनाया, बड़े बड़े मॉल्स भी लगे हुए यहाँ पे, नहीं है ऐसा नहीं है। अब उसमें जाना, गाड़ी की पार्किंग का, तो ये समस्या तो मुझे लगता नहीं कि गाड़ी की पार्किंग की समस्या कितना भी करते हैं तो जिंदगी भर कभी सॉल्व होगी। ये तो मार्केट हटाने पड़ेंगे यहाँ से। नहीं, पार्किंग के लिए इंतजाम किए जा सकते हैं। अब देखिए, मैं समझता हूँ कि मैक्सिमम मार्केट जो बनाए हुए हैं यहाँ पर वो इलीगल तरीके से बनाए हुए, जबकि कंस्ट्रक्शन का अगर आप नहीं, फिर वापस इलीगल जाएंगे। देखो इसमें सब सरकारों का हाथ है। सिर्फ मानता हूँ, है ना, बिल्कुल अभी मानता हूँ। अभी यानी कोई सिर्फ 10 सालों में इलीगल कंस्ट्रक्शन नहीं मैं हुआ। बिल्कुल मानता हूँ। तो मैं इसलिए हम जो कर रहे हैं अभी, क्योंकि क्या होता है, जो हो गया, हम कहीं व्यापार के खिलाफ नहीं जाना, जिसने बनाया बनाया, जिस ढंग से भी बनाया होगा। तो हम ये, मैं वही मुद्दे पे आ रहा हूँ कि मैं ये चाहूंगा कि ये जो अभी जो जनप्रतिनिधि आए वो इस ओर भी ध्यान दे। आते अब ऐसा नहीं होना चाहिए, जो हो गया वो हो गया। कम से कम इस शहर के अंदर पार्किंग की व्यवस्था हो। अभी जो नया काम हो रहा है, रोड भी काफी चौड़े, 100 फुट के रोड है, सारे दोनों साइड में पार्किंग है। पुराना एरिया तो हम यदि जवाहर गेट एंड इसके आसपास की बात करें, जयस्तंभ के आस करें, तो इसका तो मुझे लगता नहीं कि कितना ही प्लान बनो सुधा, फिर भी आप देखो गांधी चौक का रास्ता बहुत बड़ा बन गया, हाँ, पहले वो होता है। नहीं था। जयस्तंभ का रोड बड़ा बन गया, जितना हो सकता था वो तो देखो, सरकार जो भी आए अपने अपने हिसाब से जो जरूरी है वो डेवलपमेंट तो होते। बात है कि विजन क्या रहता है, हम एक्स्ट्रा क्या अर्न करते हैं। बराबर। रोड बनना है, नेशनल हाईवे बनना है, एयरपोर्ट आज नहीं, कोई भी प्रतिनिधि आए, बनना ही बनना है। और एक बात मैं और आपके सामने बताना चाहूँगा कि जब कांग्रेस हुकूमत या कांग्रेस समर्थित जो हुकूमत हुआ करती थी, उस वक्त माइनॉरिटी कम्युनिटी के लिए स्पेशल पैकेज आते थे उनकी एजुकेशन के ताल्लुक से। क्योंकि हुआ ये कि अब आप देखो कि कई सारी कमिटीज़ बनाई गई, जैसे रंगनाथन कमीशन बनाया गया, सच्चर समिति बनाई गई, उसके बाद में महमूदुर रहमान कमेटी बनाई गई। और ये सारी कमेटियों की, मैं शॉर्ट में बोलना चाहूँगा, सारी कमेटियों की रिपोर्ट जब आई तो ये पाया गया कि मुस्लिम कम्युनिटी जो है ये बहुत ज़्यादा पिछड़ी हुई है। और ये मतलब नहीं, अभी जितनी भी कास्ट है, जितनी भी रिलीजन्स है, उनके अंदर सबसे पीछे चल रही है कम्युनिटी। और उस लिहाज से फिर उस वक्त में कुछ 1000 करोड़ रुपये का एक पैकेज बनाकर इस कम्युनिटी के बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, एजुकेशन का बहुत अभाव, uplift करने एजुकेशन के लिए। बहुत जरूरी है। यानी आप कम्युनिटी बात करते हैं, आप देखिए घर में 4 लोग भी है, चारों को चारों कहीं ना कहीं जॉब में, काम में, इसमें उसमें जुटे हुए हैं। हर व्यक्ति कोई ना कोई जुटा हुआ, भले स्किल लेबर हो, अनस्किल लेबर हो, काम में काम सभी को मिला हुआ है। तो मेरा मेरा ये मानना है कि अभी जो सरकार आए वो कम से कम ये बात पे ध्यान दे। और एक कम्युनिटी जो इतनी पिछड़ी हुई है, आखिर है तो हम इस देश के, जी जी। तो उनको भी मतलब कहीं ना कहीं बराबरी में लाके खड़ा किया जाए। तो उनको कब बराबरी में खड़ा किया जाएगा, जब उनको फाइनेंशियल सपोर्ट होगा, चाहे वो एजुकेशन में बोलो आप, या फिर लोन के इसके माध्यम से उनके कारोबारों के अंदर, बिजनेस के अंदर उनको थोड़ा सा उनकी हालत ठीक की जाए। तो वो भी एक तो ये सारा कांग्रेस के माध्यम से, बलवंत वानखड़े के माध्यम से हम करवाना चाहते हो हैं। सकता है, क्योंकि आप कांग्रेस के हो, कांग्रेस के नज़दीक कांग्रेस के काम का पैटर्न मालूम है। ये थे हमारे साथ में शोहेब, एडवोकेट शोहेब, जो विशेष करके जो अमरावती शहर में रोजगार उपलब्ध होना चाहिए, वह रोजगार उपलब्ध नहीं हो पा रहा, इसलिए यहाँ का जो स्किल व्यक्ति है वो बाहर जा रहा, और अनस्किल रोजगार है, कारखाने हैं, छोटे मोटे कारखाने हैं, यहाँ पे लेबर वर्क है, लेकिन जो स्किल काम है जैसे इंजीनियरिंग का है, इंजीनियर, डॉक्टर से सीए वगैरह सारे बाहर जाते हैं। तो इन चीज़ों की व्यवस्था होनी चाहिए, और इन चीज़ों की अपेक्षा सारी आने वाले जो उम्मीदवार हैं इनकी बलवंत वानखड़े से, अब आने वाली 26 तारीख को तो वोट मत पे टीम पैक हो जाएगी, और 4 जून को मालूम पड़ेगा
कि जिस सोच से वोट दिए थे, क्या वो सोच आगे, वो विचारधारा और वो सोच से उम्मीदवार चुन के आता है तो क्या हर व्यक्ति कहता है कि रोजगार लाएंगे। अब किस प्रकार से रोजगार लाएंगे, जैसे कल यशोमती ताई ने बताया था कि एक टूरिज्म को भी, रिलीजियस टूरिज्म को भी यहाँ डेवलप किया, तो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री यहाँ पे बन सकती है। चिखलदरा हमारे पास में है, स्काई वॉक, और उसके साथ में चिखलदरा को महाबलेश्वर बनाया जा सकता है। बहुत सारी योजनाएं, बहुत सारी स्कीम और बहुत सारी सोर्सेस और बहुत सारे स्कोप यहाँ पे। बात है उस नज़र से देखने की। अब ये उस नज़र से जो देखेंगे उस खासदार को चुनना चाहते हैं। आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक आखिर में मैं एक शेर बोलना जी चाहूँगा, जी खासतौर से नौजवान लोगों के लिए, जी। कि जुगनू जागो, जुगनू जागो, तुमको चांद उगाने हैं इससे पहले कि अंधेरे की हुकूमत आ जाए। वाह वाह भाई, जुगनू जागो तुम्हें चांद उगाने हैं, इससे पहले कि क्या अंधेरे की तुम्हें हुकूमत। धन्यवाद थैंक यू। बहुत बहुत।